जब किसी वस्तु के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त होगा वह है पेट्रोल डालना, एल्कोहल डालना, डीजल डालना, कंबल से ढकना। कोई भी वस्तु आग पकड़ लेती है तो हम इन चारों में से कंबल को चूज करेंगे, कंबल से उसको ढक देंगे तो जल्दी से आग पर काबू पा सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि ये अधिक महंगा है, इसमें अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है, ये अधिक अवधि तक कार्य करता है, ये सुंदर होता है। इसका सही ऑप्शन है कि ये अधिक अवधि तक कार्य करता है। विश्व उष्णन के प्रभाव से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं। तो ये दोनों सही है या एक सही है? तो इसके कथन है कि कथन एक है, दोनों सत्य हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं। अब आपका खंड बे स्टार्ट होता है यहाँ से। जो छोटे क्वेश्चन है, एक लाइन या एक शब्द में उत्तर वाले। पेट्रोल के कोई दो उपयोग लिखी। पेट्रोल के क्या क्या उपयोग हैं वो बताने। मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त, यानी कि जो मोटर साधन है उनमें हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं। और शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। शुष्क धुलाई यानी कि जो कुछ चीज़ें सर्फ साबुन से नहीं निकल पाती है वो पेट्रोल के माध्यम से उनको हटाया जाता है। अंडपरजक में जरायु जंतुओं के लिए लिखी। वह जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरजक जंतु कहलाते हैं, जबकि वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। जल का मितव्ययता से उपयोग करने के लिए सिंचाई की कौन सी विधियां काम में ले सकते हैं? छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। ट्रैक्टर के टायरों में अधिक बड़े खांचे क्यों रखे जाते हैं? ट्रैक्टर के टायरों में अधिक बड़े खांचे रखे जाते हैं ताकि सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बन सके। अब खंड से है आपका, जो सत्य असत्य पर आधारित है और खाली स्थान जो ब्लैंक्स बोलते हैं हम। तो पहले हैं सत्य असत्य वाले, ट्रू और फॉल्स वाले। तो मृत वनस्पति के धीमी प्रक्रम कोयले में परिवर्तन को पृष्ठकरण कहते हैं। एलपीजी गैस का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज चलानी चाहिए। पेट्रोल के विभिन्न घटकों को पृथक करना कार्बनीकरण कहलाता है। तो जो पहला ऑप्शन है आपके उसमें असत्य आएगा। दूसरा जो एलपीजी घरों में उपयोग किया जाता है सत्य आएगा उसमें। और पेट्रोल बचाने के लिए गाड़ी को तेज़ नहीं बल्कि सामान्य गति से चलाएंगे तब पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। तो ये जो कथन लिखा गया वो असत्य है। और चौथा है पेट्रोल के विभिन्न संगठकों को पृथक करना कार्बनीकरण कहलाता है, यह भी असत्य है। अब है आपके ब्लैंक्स वाले, खाली स्थान वाले, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। तो 4D एक क्या है? खरपतवार नाशी। 4D एक खरपतवार नाशी है। अगला है आपके कि कुदाली तथा सीड्रिल कृषि औजार हैं। दोनों क्या है? कृषि औजार है। खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता कम होती है। उर्वरक मिट्टी में पोषकों की पूर्ति फसल चक्र द्वारा की जाती है। फसल को चक्रवाही चक्र यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर फसल का चक्रण होता रहे। बार बार एक ही फसल एक स्थान पर नहीं उगाई जाए तो फसल का उत्पादन सही से होता है और मिट्टी में पोषण भी पूर्ण रूप से मिल जाता है। वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड फसल एवं भवनों के लिए किस प्रकार हानिकारक है? वायुमंडल में सल्फर, नाइट्रोजन
के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों एवं भवनों के लिए हानिकारक होती है। दूसरा आप कह सकते हैं, जैसे मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में मुख्य अंतर यह है कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। पिघली हुई मोमबत्ती में ये मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके, गोइटर रोग से क्या अभिप्राय। गोइटर यानी कि गलगंड रोग, जो गले में गला फूल जाता है। गोइटर रोग थायराइड ग्रंथि का रोग है। थायराइड ग्रंथि द्वारा जब थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन जो नॉन एक्टिव हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो गला बहुत फूला हुआ तथा उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसे गोइटर रोग या गलगंड रोग या गले का रोग भी कह सकते हैं। किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज़ भारी होने का क्या कारण है। यौनारंभ में सौरयंत्र अथवा लेरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का सौरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, इसके कारण लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। 17 नंबर है आपके, घर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर लिखिए। ये आपके 4 नंबर के हैं दोनों। घर्षण बल यानी कि ये बल का उदाहरण है, संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण होता है। घर्षण बल होगा कोई दो वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है, सिंगल वस्तु से नहीं होगा। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और घर्षण बल तभी उत्पन्न होगा जब कोई वस्तु गतिशील होगी तभी। गुरुत्वाकर्षण बल ये असंपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दो वस्तुओं के बीच संपर्क आवश्यक नहीं है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है और गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है, तो इसमें संपर्क होना कोई ज़रूरी नहीं। असंपर्क बल का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आपके हैं कि वायुमंडलीय दाब को सचित्र समझाइए। नहीं, जो वायुमंडलीय दाब है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ है माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। आप इस चित्र की सहायता से भी समझा सकते हैं कि किस प्रकार वायुमंडलीय दाब कार्य करता है। अब आपके आएगा एक मिलान वाला, जो कॉलम ए से बी से मिलाना होता है। इसे ऑप्शन दे रखे हैं, अमीबा, हाइड्रा, मेंढक, जरायुज। तो अमीबा क्या करता है, उसमें द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन द्वारा प्रक्रिया होती है। और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। और मेंढक में क्या होता है, कायांतरण होता है। और जरायुज क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। नींबू का रस विद्युत का चालक होता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। कि किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला अशुद्ध जल भरते हैं। अशुद्ध जल विद्युत का हीन चालक या कुचालक होता है। जो अशुद्ध यानी कि शुद्ध जल होता है उसमें नमक की मात्रा कम हो, जो शुद्ध हो, पीने योग्य पानी हो, वो विद्युत का कुचालक कहलाता है। इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाते हैं। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि कार्बन के छड़ों की धातुओं की टोपियाँ जल से बाहर रहें। इलेक्ट्रोडों का ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इलेक्ट्रोडों के समीप गैस के बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रोडों का विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती हो। इससे सिद्ध होता है कि नींबू का रस विद्युत का चालक होता है।
निर्वात, ठोस, द्रव्य, गैस उक्त माध्यमों को ध्वनि के संचरण के और क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ध्वनि का संचरण का और क्रम है कि ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात। ध्वनि मतलब हम कोई किसी को चोट पहुंचाते हैं या ठोकर मारते हैं तो उसमें ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, उसी आधार पर इनको क्रम वाइज किया गया है। आप भूकंप आने पर घर के बाहर हैं, तब आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका तर्क सहित उत्तर दीजिए। जब भूकंप आने पर हम घर के बाहर हों तो निम्न उपायों द्वारा अपना बचाव कर सकते हैं। हमें किसी खुले स्थान की खोज करनी चाहिए जो भवनों, वृक्षों तथा ऊपरी जाती विद्युत लाइनों से दूर हो ताकि ये हमारे ऊपर ना गिर सके। यदि हम किसी कार या बस में हैं तो बाहर नहीं निकलें ताकि क्षतिग्रस्त भवनों, वृक्षों आदि के सीधे संपर्क में आने से बच सकें। वाहन को धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर ले जाना चाहिए तथा भूस्पंदन के समाप्त होने तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगला आपके 22 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक जीवन में परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार हमारी सुविधाओं को बढ़ाता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आधुनिक जीवन में परावर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग के प्रसाधक यानी कि जो नाई की दुकान होती है, दुकान पर दर्पण द्वारा हम सिर के पीछे के बालों को आसानी से देख सकते हैं। 2 दर्पणों से परावर्तन पर आधारित परिदृश्यों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। परावर्तन पर आधारित बहुमूर्तिदर्शी यानी कि कैलेडोस्कोप द्वारा भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। आधुनिक जीवन में अपवर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग दूरदर्शियों, सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। और नेत्रों के दूरदृष्टि दोष एवं निकटदर्शी दोष के निवारण हेतु लेंसों का उपयोग प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कील के नुकीले भाग को चपटा बना दिया जाए तो बल तथा दाब पर क्या प्रभाव होगा, लिखिए। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष के अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। लेकिन यदि कील के नुकीले भाग को चपटा बना दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और वही बल कील को तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अगला है आपके वायुयान की आकृति पक्षी के समान क्यों बनाई जाती है। जो वायुयान होते हैं, एरोप्लेन, हवाई जहाज वगैरह, इनकी आकृति पक्षी के समान बनाई जाती है। तो ये क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसीलिए जब वस्तुएं वायु में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इसीलिए प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती है। पक्षियों के शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि वायु में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, इसलिए वायुयान की आकृति पक्षी के समान बनाई जाती है ताकि घर्षण कम हो जाए। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपकी दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए, यानी कि आपका कान का आंतरिक भाग है, इनके नाम लिखने आपको नामांकित करना है। आपको चित्र दिया गया है, चित्र बना के कौन कौन सा भाग किस प्रकार कार्य करता है ये जैसे दे रखा है। आंतरकर्ण, मानव कर्ण और कर्णपटय।